हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, संडे फॉर सी सेट, राइट। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रैक्शंस के बारे में। ये टॉपिक आज हम समझेंगे। यहाँ पर थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। या फिर अगर पूछता है तो और टॉपिक्स का लिंक करके पूछता है, जैसे सर्ज एंड इंडिसेस हो गया, उनके साथ लिंकेज करके पूछा जाता है। तो बट कॉन्सेप्ट को समझना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि और जो बाकी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उनके लिए एक अच्छा बेस बन जाए, ठीक है। तो बाकी चैप्टर्स के अंदर इसका यूजेज काफ़ी अच्छा खासा है, इसीलिए हमें फ्रैक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि आप लोगों को अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी। एट द सेम टाइम कुछ और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फ्रैक्शन होती क्या है। देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब मैं बात करता हूँ नंबर्स की, हम लोग वर्ड सुनते रहते हैं, नंबर नंबर नंबर, है ना। नंबर्स दरअसल में दो तरह से हो सकते हैं। एक होते हैं आपके रियल नंबर, एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने इस तरह से नंबर लाइन देखी होगी, जैसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 आप लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस तरह से इधर माइनस वाली साइड पे भी होते हैं, राइट राइट। इस तरह से आप माइनस वाली साइड भी ऐसे लिख सकते हो चीजों को। ये सब क्या है? ये आपकी एक नंबर लाइन है। ये जो मैंने पूरा का पूरा लाइन ड्रॉ करी ना, दिस इज नंबर लाइन। एंड इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा रियल नंबर। बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को ये देखना है कि 1.4, तो क्या 1.4 इस पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ, यहां कहीं पर आएगा 1.4। यस, दिस इज अ रियल नंबर। कुछ -2.3 करना है तो यहाँ आ जाएगा, -1.8 करना है तो यहाँ आ जाएगा, 0 लिखना है वो भी आ जाएगा, +5 लिखना है तो +5 भी आगे जाके यहाँ पे कहीं पे +5 भी आ जाएगा, 7/4 लिखना है तो वो भी आ जाएगा, 7/4 कुछ यहाँ पे आएगा। तो यानी कि ना, ये वो नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उसी तरह से इनके अलावा भी कुछ और नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब या तो इमेजिनरी नंबर आप ऐसा कह लो कि भाई ये वो नंबर्स होंगे जो आप एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या दूसरा तरीका इनको कहने का क्या हो सकता है? दूसरा तरीका कहने का ये हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन के अंदर है। इमेजिनेशन मतलब, जैसे आप कई बार बोलते हो ना, 3+7 आयोटा, 5-3 आयोटा, ये आयोटा वाला वर्ड आपने सुना होगा। ये इमेजिनरी टर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। सिंपल कहने का अर्थ ये है, इनको इस तरह से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर्स। चलो, ये बात तो समझ आ गई कि नंबर्स आपके दो तरह से हो सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। फिर आपके जो रियल नंबर होते हैं ना, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं आपके रैशनल नंबर, एक होते हैं आपके इर्रेशनल, राइट। इंपॉर्टेंट बात आपको पता है क्या ध्यान में रखनी है? हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इमेजिनरी नंबर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो यू कैन सेफली स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये हम पढ़ेंगे ही नहीं कभी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, रियल नंबर आपके दो तरह से डिवाइड हो सकते हैं, आपके रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल का मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है। रैशनल का मीनिंग होता है, अगर किसी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो होते हैं आपके रैशनल नंबर। क्या कहा मैंने? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे आपका रैशनल नंबर, राइट। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। q आपका 0 नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो रैशनल है ना, वहां पर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप डेसिमल की बात करो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1.4 की, क्या 1.4 को हम लिख सकते हैं? आंसर इज यस। ये आ गया आपका p/q। तो दरअसल में जो डेसिमल्स होते हैं ना इस तरह से, राइट, मतलब खासकर मैं अगर बात करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे कहाँ पे, आपके रैशनल नंबर के अंदर। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक खत्म हो जाता है, 1.4 के आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इनको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं बिकॉज ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1.333, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, पर ये रिपीट जरूर हो रहा है। ये भी आपके पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। पर इसी के साथ साथ एक चीज होती है हमारी, जो होती है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन समझते हो? फ्रैक्शन जैसे मैंने बोल दिया लेट्स से 3/5, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन हुई। अब कई बार ना बच्चों के समझ में बड़ी दिक्कत आती है कि 3/5 का मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल सा मैं आपको चीज बताता हूं। लेट्स से आपको 5 पेज पढ़ने थे, आपको 5 पेज पढ़ने थे और इस 5 में से आपने 3 पेज पढ़ लिए, तो मैं आपसे पूछूं आपने कितना काम कर लिया? आप बोलोगे सर मुझे 5 यूनिट काम करना था, मैंने काम कंप्लीट कर लिया 3 यूनिट। ये इसका मतलब है 3/5 का मतलब कि आउट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ वर्क यू हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। दिस इज नोन एज व्हाट, फ्रैक्शन। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। बाकी चीजें जो हैं आपका डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपके इंटीजर्स वगैरह, वो हम आगे आपका जो नंबर सिस्टम टॉपिक होता है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और किया भी हुआ है इनफैक्ट, बट फ्रैक्शन हमें आज के लेक्चर में यहाँ पे समझना होगा। और एग्जांपल दूं, लेट से आपको केक खाने का बड़ा मन करता है, ठीक है, और मैंने पता क्या किया, मैंने कहा ये रहा आपका केक, और केक को मैंने इस तरह से 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गए 8 हिस्से इस केक के। अब 8 में से मैंने 7 हिस्से खा लिए, तो मैं ये बोलूंगा कि 7/8 पोर्शन ऑफ केक हैज बीन ईटन बाय मी। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड बाकी जो 1/8 हिस्सा था, मतलब वो मैंने नहीं खाया। इसका मतलब सिंपल सा इतना है, 1/8 का मीनिंग समझो कि अगर 8 हिस्से हैं ना तो एक हिस्सा मैंने उसका नहीं खाया। इसी को अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा 12.5%। तो ये भी ना आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, वरना बहुत बच्चे फ्रैक्शन देखते सारी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि इतने टोटल पार्ट्स हैं, इतने उसमें से हमने यहाँ पे जो भी था अगर छोड़ दिया, खा लिया, जो भी आप कहना चाहते हो वो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। ध्यान में क्या रखना है कि फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 2/3 था, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो, ये आपका 66.66% यहाँ पे बन जाएगा। सिंपल सा अगर आपने नोटिस करना है, ऐसा कह लो कि 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपको आते थे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको आप ऐसा कह सकते हो कि आपको 66.66% क्वेश्चन आपको आते थे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या आप लोगों को फ्रैक्शन का मीनिंग समझ आया? हाँ जी, क्या आपको फ्रैक्शन का मीनिंग समझ आया? अब देखो ना, जब हम नॉर्मली बात करते हैं ना फ्रैक्शन की, तो जैसा आप लोग समझते भी होंगे, जहां पर जैसे मैंने 2/3 की बात कर रहा था, तो 2/3 में क्या होता है, ये जो 3 हुआ आपका, ये 3 क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा डिनोमिनेटर, वेरएज आपका जो 2 होगा वो कहलाएगा आपका न्यूमरेटर। बिल्कुल सही बात है। अब जब हम नॉर्मली फ्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो नॉर्मली हमें नोटिस करने को पता क्या मिलता है, हमें नोटिस करने को मिलता है जो आपका न्यूमरेटर होता है ना, वो जनरली छोटा होता है डिनोमिनेटर से। आप पूछोगे ऐसा क्यों, डिनोमिनेटर बड़ा ही क्यों होगा? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे कि केक के 8 पीस थे, उसमें से मैंने 7 खा लिए, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि, या इसको इक्वलेंट भी लिख लो, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि 8 पीस थे केक के, मैंने 9 पीस खा लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जनरली पता क्या होता है, जनरली आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जब ऐसा होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन देखो वर्ड वैसे आया टेक्निकली यहीं से है कि आपका डिनोमिनेटर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर या तो बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वलेंट होना चाहिए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से या तो छोटा है या उसके बराबर है। ये वर्ड कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जो अभी तक मैंने सारे एग्जांपल दिए वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के ही थे। पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आजकल जब हम बात करने लगे ना फ्रैक्शन की, थोड़ा हम उससे ज्यादा भी देखने लग गए हैं, एंड इसी वजह से एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ चुकी है जिसका नाम हम बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब आप बात करोगे ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ये इसके अगेंस्ट जाएगा। अगेंस्ट जाने का मतलब कि आपका जो न्यूमरेटर होगा
वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, कि मान लो मुझे कोई कहता है कि यार आपको 1 यूनिट काम कंप्लीट करना था, मैंने उससे ज्यादा काम कंप्लीट किया, उसका मतलब क्या है कि आपने ज्यादा यूनिट काम कंप्लीट किया, तो उस केस में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं लेट्स से 7/4 की, राइट, हम बात करते हैं 7/4 की, हो सकता है मुझे 4 घंटे मेरा टोटल काम होना था, बट मैंने उससे ज्यादा काम कर दिया, मैंने 7 यूनिट काम कर दिया, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे 7/4। अंडरस्टूड? जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आएगा, तब इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूपीएससी ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए हमें इन सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए। सिंपल ध्यान रखो, अगर फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन में अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है या उसके बराबर है डिनोमिनेटर के, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक और टर्म कई बार सुनने को मिलता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में मैंने आपको कहा था कि एक होता है सर आपका न्यूमरेटर होता है, और एक हमें यहां पे डिनोमिनेटर देखने को मिल जाएगा। यही कहा था मैंने, बिल्कुल। पर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपका जो न्यूमरेटर है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप में खुद एक फ्रैक्शन हो। समझना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा भी तो पॉसिबल है कि भाई जो आपका न्यूमरेटर था वो भी आपका फ्रैक्शन हो, और आपका जो डिनोमिनेटर था सर वो भी आपका फ्रैक्शन हो। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज यस, ये भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका न्यूमरेटर है 5/7 और आपका डिनोमिनेटर है 4/9। जब ऐसा होगा ना कि आपका न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन हुआ, आपका डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हुआ, तो जो रिजल्टेंट फॉर्म हुआ उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्या देंगे उसका नाम? उसका नाम देंगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ गए? इसी तरह से एक और टर्म न्यूज में, मतलब न्यूज में नहीं, इन जनरल हम बात कर लेते हैं, उसका नाम क्या है? आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप पूछेंगे सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? क्या कभी आपने ऐसे टर्म देखी जैसे 2/4/9? अब यहां पर पता क्या है, यहां पर एक तो आपके सामने क्या है, दिस इज होल नंबर, है ना, और यहां पर आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। जब भी ये दोनों, जब भी आपका जो आपका होल नंबर होता है और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में होता है ना, इसको हम बोलते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन। कई बच्चे इसको सॉल्व करने में कईयों को दिक्कत आती है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल सा चीज है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पर कई बच्चों ने मान लो नहीं पढ़ा, उनका बता देता हूं। इसको सॉल्व करने का तरीका पता क्या है? जैसे 2/4/9 है ना, तो आप क्या करोगे? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 18, 18 में जो 4 है इसको ऐड कर दोगे, 18 में जो 4 है इसको ऐड कर दोगे, नीचे आया ये बनेगा आपका 22/9। तो कल को वो 22/9 बोले या 2/4/9 बोले, एक ही बात है। आया पता कैसे? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर ध्यान से देखना। कई बच्चों को यहाँ से ये लिखने में दिक्कत आती है, तो इसका सिंपल सा चीज़ है, 22/9 को ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, राइट, इसको सॉल्व कर लो। 22 को जब 9 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशंट आया 2, राइट, और आपका रिमाइंडर आया 4। ऐसे सॉल्व करते हो? तो कैसे लिखेंगे इसको? ध्यान से देखना। इसको लिखेंगे हम कुछ नहीं, पहले क्वोशंट लिख लिया, पहले आपने क्या लिख लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्वोशंट लिख लिया, वो आ गया 2। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करी, कितना रिमाइंडर आया? रिमाइंडर आया 4, एंड किससे डिवाइड किया था? 9 से। गेट माई पॉइंट? तो यहां से ये कैसे लिखना है वो भी समझ लिया, यहां से ये वापस कैसे लिखना है ये भी हमने समझ लिया। और ध्यान रखना है, जहां पे आपका होल नंबर और आपका फ्रैक्शन दोनों साथ में होते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन। आई होप यहां पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनवर्स फ्रैक्शन का। ठीक है, किसका चीज का कॉन्सेप्ट है? आपका इनवर्स फ्रैक्शन का। मीनिंग बहुत सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछे कि लेट से कोई नंबर है 4/9, इसका इनवर्स फ्रैक्शन निकाल दो, तो कुछ नहीं करना। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। तो जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, उसी को बोलेंगे इनवर्स फ्रैक्शन। तो यहां पर जैसे नंबर था 4/9, न्यूमरेटर 4 था, डिनोमिनेटर 9 था, इसका इनवर्स फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 9/4। क्लियर? बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा सकता है।
ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि यार हम लोग ना कुछ फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करें। मतलब जैसे कोई नंबर होता है, मान लो मैं आपसे पूछता हूं सर कि 15 बड़ा है या 85 बड़ा है। अब ये तो आप देखने से कह दोगे कि सर 85 बड़ा है, पर कई बार ना जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको कंपैरिजन कराने में हमें दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले सर 2/3 बड़ा है या फिर 5/6 बड़ा है, राइट। अब ये तो हमें पता था कि 15 इज लेस देन 85, बट 2/3 और 5/6 में कौन सा आपका बड़ा है कौन सा छोटा है, यहां पर हमें काफी दुविधा होती है इस चीज को समझने के अंदर। तो क्या इसका वे आउट क्या है? वे आउट मैं ना 2-3 चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे नोटिस कीजिएगा, अगर मान लो लेट्स से एक केस है जहां पर आपका डिनोमिनेटर सेम है। लेट्स से कोई दो फ्रैक्शंस थी, यहां पर डिनोमिनेटर है 15 एंड यहां पर भी डिनोमिनेटर है 15। इसके ऊपर यहां पे लिखा हुआ 4, इसके नीचे लिखा हुआ यहां पे 7। तो जब भी डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाता है ना, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हुआ वो नंबर बड़ा हो गया। बात समझ पा रहे हो? जब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का 15 है, तो क्या तो डिनोमिनेटर वेरी आपका मैटर ही नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है, जो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वो नंबर ज्यादा हो गया। इसका बिल्कुल उल्टा भी सही होता है, समझाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे समझना, मान लो कोई दो नंबर्स का न्यूमरेटर सेम है, कोई दो नंबर्स का न्यूमरेटर सेम है। मान लो यहां पे 4 लिखा है, दिस इज 4/7 एंड दिस इज 4/9। अब यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, यहां पे न्यूमरेटर सेम था। तो पता क्या होता है, यहां पर जब आपका जिसका अब न्यूमरेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर की इंपॉर्टेंस कम होगी। फर्क पड़ रहा है किस चीज से? फर्क पड़ रहा है आपके डिनोमिनेटर से। तो होता क्या है ना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नीचे है ना, नीचे मतलब डिवाइड में वो नंबर है, तो वो जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर अपने आप में छोटा हो जाता है। तो यहां पर नंबर बड़ा कौन सा होगा? आपका ये वाला। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यहां पर तो बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, पता होता है डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। क्यों? क्योंकि आप डिनोमिनेटर में उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो। अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और न्यूमरेटर सेम है, तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा? उतना ही ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? आपका 4/7। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देख लो। इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करके देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.57 के आसपास आएगा। इसको कंपैरिजन करोगे आपका ये आएगा 0.4 समथिंग आएगा, है ना। आप कैलकुलेटर निकाल के देख लेना, आप रियलाइज करोगे कि ये नंबर आपका बड़ा ही आएगा एज कंपेयर टू दिस। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अगर फिर भी आपको डाउट है, लेट्स से आपको फिर भी आपको डाउट है या आपको ऐसे नहीं समझ भी आ रहा, आप पता क्या कर सकते हो, आप इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? आप लोगों को मैंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल। अगर हमें एलसीएम एचसीएफ हमने पढ़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? आप एक काम करो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये नंबर था 4/7 था, क्या मैं इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? आप बोलोगे सर आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू थोड़ी बदलेगी इसकी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 36/63। ठीक है, तो चाहे मैं 4/7 लिखूं या इसको लिखो 36/63, ये तो एक ही बात है। उसी तरह से आप कंपैरिजन करो 4/9 को, इसको भी डिनोमिनेटर इसका 63 बनाने की कोशिश करो। वो कैसे बनाओगे? 7 से मल्टीप्लाई करके। ये आ गया आपका 28/63। अब देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबर कौन सा बड़ा होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? इसका। तो ऐसे भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो कहने का मेरा मीनिंग पता क्या है? मीनिंग बहुत ही सेम है। या तो आप ये देख लो कि किसका न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम हुआ तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर उतना ही छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिया उस केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर कॉरस्पॉन्डिंगली बड़ा हो जाएगा। आई होप यहां पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, समझना उस मुद्दे को भी। लेट्स से आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से 1/2। एक तरफ मैंने 1/2 दिया आपको और एक तरफ मैंने नंबर दिया 2/3। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों में से बड़ा कौन सा है? यहां तो आप बहुत आराम से कह दोगे
1/2 की आप वैल्यू निकालना जानते हो, दिस इज 0.5। यहां पर इसकी वैल्यू निकालना जानते हो, दिस इज 0.666, है कि नहीं? यही वैल्यू है इसकी, यही वैल्यू है ना। तो भाई पता है, क्या पता है कि सर 1/2 छोटा होता है एज कंपेयर टू 2/3, राइट। अब आप इस केस में चाहो तो कैसे मर्जी कर सकते हो। अगर आपको ये तो चलो वैल्यूज हमें पता लग गई यहाँ पे, अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा, आप चाहते थे थोड़ा आप चीजें बदलाव कर सकते थे, आप चाहते थे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना सकते थे। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 3/6 लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 4/6 लिख सकते हो। यहां से भी आपको पता लग गया कि डिनोमिनेटर दोनों का 6 है और उसका न्यूमरेटर 4, इसका न्यूमरेटर 3, तो डेफिनेटली वो नंबर बड़ा है, वैसे भी आप निकाल पाओगे। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। अदरवाइज ना, एक यहाँ पे फ्रैक्शंस वाले केसेस के अंदर हमारे सामने एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी पता क्या कहती है कि लेट्स से आपके पास कोई फ्रैक्शन है a/b, ठीक है, क्या है आपके पास कोई फ्रैक्शन थी a/b। अगर आप कोई नंबर m ऐड करते हो, क्या किया, कोई m नंबर ऐड किया, किसको, टू बोथ, m मतलब एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया, ठीक है, पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव नंबर m आपने ऐड किया टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो न्यू नंबर बना, जो न्यू फ्रैक्शन बना, वो आपका ओल्ड फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ये एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, आपने जब 8th 9th क्लास के अंदर आपने फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना कहीं पर भी, वहां पर ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाती है, पर वहां पर शायद आप समझे नहीं होंगे, आप लोगों ने रट लिया होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस को आप विटनेस करो, जैसे 1/2 था, जैसे हमारे पास नंबर था 1/2, ठीक है। अब ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेम पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो। सेम पॉजिटिव नंबर किसको ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, मतलब यहां पर भी आप मान लो +1 ऐड करते हो, नीचे भी आप +1 ऐड करते हो, तो यहां पर नया रिजल्टेंट आपका फ्रैक्शन क्या बना, वो बना 2/3। ये हुआ न्यू फ्रैक्शन। ये जो न्यू फ्रैक्शन बना ना 2/3, ये हमेशा हमेशा किससे बड़ा होगा, ये हमेशा आपके जो ओरिजिनल वाला नंबर था उससे हमेशा बड़ा निकलेगा। ठीक है, ये लिखा मैंने न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन कब बना, जब आपने दोनों में सेम पॉजिटिव नंबर ऐड किया, जैसे m, जैसे इस केस में 1 ऐड किया था, तो नया फ्रैक्शन हमेशा ओल्ड से बड़ा आता है। और एग्जांपल देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ना ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, यार ये कुछ नंबर्स हैं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, पूछा है इनमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे चलो मिनिमम चेंज की बात है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ये चेंज वाली बात थी, बट फिर भी मैं आपको यही नंबर दे रहा हूं कि भाई ये बताओ 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मैंने आपसे ये पूछ लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आसान है, हमें इसकी वैल्यू पता है, ये 0.666 होती है, अगर आप इसको डिवाइड कर लो। 3/4 मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया हुआ है, ये 0.75 हो जाएगा। ये 4/5 0.8 होता है, और 5/6 0.8333 हो जाता है इस तरह से। तो यहां से भी आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा सर 5/6 होगा, फिर आपका 4/5 आएगा, फिर उसके बाद 3/4 आएगा, फिर उससे पहले 2/3 सबसे छोटा होगा। या तो ये तरीका था, अदरवाइज आप ऐसा देख लो कि सर मेरे पास एक नंबर था 2/3, इसमें जब मैं 1 ऐड करूंगा न्यूमरेटर के अंदर, 1 ऐड करूंगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो नंबर बनेगा 3/4। ये जो नया नंबर बना, कौन सा नंबर बना, 3/4, ये आपके पुराने नंबर या पुराने आपके फ्रैक्शन 2/3 से बड़ा होगा। ऐसे ही 3/4 में अगर आपने +1 कर दिया, वो बना 4/5, 4/5 3/4 से बड़ा होगा, एंड ऐसे ही 5/6 जो होगा वो 4/5 से बड़ा होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया कि जब आप क्या करते हो, ये पढ़ो इसको, जब आप एक पॉजिटिव नंबर m आप ऐड करते हो दोनों के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर भी, अपने डिनोमिनेटर के अंदर भी, तब ये चीज इस तरह से वर्क करती है। समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। और एक चीज समझना, एक और चीज अंडरस्टैंड करना, अभी रुको इस बात को। लेट्स से कोई बच्चा आके मुझे ये भी कह सकता है कि सर मेरे पास एक कोई फ्रैक्शन है, लेट्स से 15/4, राइट, और एक और फ्रैक्शन है लेट्स से 16/5। अब आप मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, पूछ रहा उसने क्या कि सर दोनों में से बड़ा कौन है। देखो अगर आप इसको डिवाइड करके निकालोगे तो आप बोलोगे सर 15/4 होता है आपका
3.75 है कि नहीं? डिवाइड करके निकाल लो, कैलकुलेटर से निकाल लो, नहीं तो 16.5 का मतलब होता है 3.2। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर हाँ 15.4 था, आपने +1 ऊपर किया +1 नीचे किया तो ये आया 16.5। तो इस केस में तो 16.5 आपका 15.4 से बड़ा होना चाहिए था। जो आपने प्रॉपर्टी बताई उसके हिसाब से तो 16.5 आपके 15.4 से बड़ा होना चाहिए था, पर वैसा तो नहीं हो रहा। आप पूछेंगे सर क्या कारण है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, दिस वाज ट्रू फॉर व्हाट? दिस वाज ट्रू फॉर अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में ट्रू होता है। जैसे आप नोटिस करो ना, ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर आपका न्यूमरेटर छोटा था एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो यानी कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से उल्टा हो जाता है ना, तब ये जो प्रॉपर्टी होती है सर ये भी बदल जाती है। क्या मैंने बोला तब ये प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। जब आपका फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, उस केस में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी इंटरचेंज हो जाती है। यानी कि उस केस में अगर आप सेम नंबर ऐड करोगे न्यूमरेटर के अंदर, सेम नंबर ऐड करोगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा नहीं होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो छोटा होगा। आई होप ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब आप समझ गए होंगे, एंड कैसे ये वेरी करता है वो भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो दोस्तों ध्यान हमें यही रखना है कि हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं। जैसे यूपीएससी ने ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 के अंदर, सेम क्वेश्चन। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते भी हो अपने कोर्सेज के अंदर, पर दिक्कत पता क्या आ जाती है? दिक्कत तब आ जाती है जब हम कहीं ना कहीं ढंग से पढ़ते नहीं। अगर आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग ही पता नहीं होगा तो कैसे इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे? अगर मान लो किसी को नहीं पता था इसका मतलब, और उसने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, मान लो उसने ले लिया 11/4, तो उसको आंसर गलत मिलेगा। पर जबकि इसने पूछा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो शायद एग्जांपल अगर हम लेते 4/11 तब सही आ जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की अगर टर्म्स के बारे में जानकारी अच्छे से क्लियर होगी ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। अब अगर तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है वैसे कर लो, अदरवाइज सिंपल सा कोई भी रैंडम नंबर आप अज्यूम कर लो। जैसे मान लो 4/7 ही आपने ले लिया। यहां पर कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सेम पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ उनको इंक्रीज किया जाता है, मान लो इसमें 3 ऐड कर दिया आपने और इसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो नई आपकी जो फ्रैक्शन बनी, व्हाट इज दैट? दैट इज 7/10। एंड यू विल रियलाइज कि पहले हमारा नंबर था 4/7, अब है 7/10। पहले जो वैल्यू आ रही थी वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 समथिंग आ रही थी, है ना, और यहां पर वैल्यू आ रही 0.7। तो इस तरह से आपको क्या पता लगा कि जो नई रिजल्टेंट आपकी नई फ्रैक्शन आई, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसीलिए इसका जो जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो ध्यान से अगली बार जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये पढ़ लेना अच्छे से कि कौन सी फ्रैक्शन की बात कर रहा है। क्या वो बात कर रहा है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की, क्या वो बात कर रहा है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इसी तरह से देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। हालांकि हमने ये तो समझ लिया कि इन चारों में से बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पर ये बात समझना कि अगर सबके अंदर हमने 5-5 नंबर ऐड कर दिया, आपके न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, यहां पर मिनिमम चेंज कहां पर आएगा? फर्क समझो। यहां पर ये नहीं पूछ रहा कि चारों में से बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि वैल्यू के अंदर सबसे कम बदलाव किसके अंदर आएगा। जैसे अगर आप नोटिस करो 2/3 की वैल्यू ये 0.66 थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। 3/4 आपका हो गया 0.75 हो गया, 4/5 आपका हो गया आपका 0.8 हो गया, एंड 5/6 आपका हो गया आपका 0.8333। इस तरह से। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करो इस पे, अगर मैं इसके अंदर +1 न्यूमरेटर के अंदर और +1 डिनोमिनेटर के अंदर ऐड करूंगा, तो क्या मेरे पास यही नंबर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सेम चीज मुझे यहां से यहां तक जाने में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +1 ऐड करना पड़ेगा। सेम चीज मुझे यहां से यहां तक जाने में लगेगी कि इनमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 और +1 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि ना मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी है, कि नई वैल्यू क्या बनेगी वो मुझे पता है। अब एक चीज नोटिस करो, जब आप यहां से यहां तक जा रहे हो, यहां पे नोटिस कर रहे हो 0.66 से 0.75 जाने में काफी बड़ा चेंज है। और अगर आप परसेंटेज चेंज में देखना चाहोगे तो ये नीचे भी फ्रैक्शन छोटी है, ठीक है। अगर मैं नोटिस करूं, अगर इसका आपको चेक करना है परसेंटेज चेंज, तो आप नोटिस करोगे वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। इनिशियल नंबर भी छोटा है और फाइनल ठीक ठाक बड़ा है।
तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा बड़ा बदलाव है। आप इसको माइनस करके भी देख सकते हो, पर माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली देखो ना, ये नंबर काफी तेजी से इंक्रीज हुआ, फिर यहां से यहां तक जो इंक्रीज हुआ वो बहुत ही छोटा है, यहां से यहां तक इंक्रीज और भी छोटा है, इसके आगे आप जाओगे तो नंबर और भी छोटा इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप 6/7 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो यहां से और भी कम इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हो पता क्या रहा है, एक यहां से एक हमें पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले इंक्रीज ज्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ। आगे जैसे जैसे आप जाते रहोगे ना, यू विल राइज की वैल्यूज के अंदर चेंजेस लगभग बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये जो बात पूछ रहा था कि मिनिमम वैल्यू या मिनिमम चेंज कहां पर आएगा, द आंसर विल बी सिमिलर, द आंसर विल बी सिंपल, कि जो हमारा सबसे बड़ी वाली वैल्यू है 5/6, वहां पर अगर आप सेम नंबर न्यूमरेटर में सेम नंबर डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो वहां पर जो चेंज आएगा वो अपने आप में बहुत ही कम होगा। दैट विल द मिनिमम चेंज। तो इसके लिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो पहले पढ़ना है अच्छे से कि क्या पूछा गया है, दूसरी बात है कि आपको एक पैटर्न अंडरस्टैंड करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपने वो पैटर्न समझ लिया, अगर आपने वो अंडरस्टैंड कर लिया कि बात किस चीज की कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। आगे आते हैं दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे पूछा 2020 के अंदर। यहां पर ये बात कर रहा था कि इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में से सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है। राइट, इजी है ये क्वेश्चन भी। हालांकि हम इस क्वेश्चन को थर्ड्स एंड इंडिसेस वाली कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, पर इसको वैसे अंडरस्टैंड आप कीजिए। होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं लेट्स से कोई फ्रैक्शन की, और मैंने ऐसा बोला कि लेट्स से एक फ्रैक्शन है a/b, और मैंने इसकी पावर ना नेगेटिव में ले आया, नेगेटिव मतलब इसकी पावर में ले आया -n। जब आपके सामने कोई भी ऐसे फ्रैक्शन होती है या कोई भी आपका नंबर होता है और उसकी पावर नेगेटिव में होती है और आपको उसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, उसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप उस फ्रैक्शन को ही पलट दीजिए। मैंने डिस्कस किया था ना इनवर्स फ्रैक्शन, तो वही सेम चीज आप यहां पे कर सकते हो। इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे b/a की पावर n, ये दरअसल में सेम ही बात बन जाएगी। तो यानी कि अगर आपको किसी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इनवर्स फ्रैक्शन लेना है एंड अकॉर्डिंगली आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये आपके सामने कुछ वैल्यूज हैं जो देखने में काफी डरावनी लग रही हैं कि 1/2 की पावर -6 क्या होगा, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसका इनवर्स फ्रैक्शन ले लो। इनवर्स फ्रैक्शन 1/2 का क्या आएगा, 2/1, जिसको मैं 2 लिख सकता हूं, एंड पावर आ जाएगी उसकी पॉजिटिव। एंड अब आप जानते हो कि 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 क्या होगा, ये होगा आपका 64। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से 1/4 की पावर -3, दिस विल बिकम 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा, सर वो भी आपका 64 ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 1/3 की पावर -4, ये बन जाएगा 3 की पावर 4, जो आपका आ जाएगा 81। एंड लास्टली 1/6 की पावर -2, ये बन जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, ये बन गया आपका 36। अब पूछा उसने क्या है, पूछा हमसे ये है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन होगा। तो चारों में आप नोटिस कर लीजिए कि लार्जेस्ट नंबर और कोई नहीं, वो 81 है। 81 है का मतलब क्या है, 81 का मतलब ये है कि 1/3 की जो पावर है -4, वो सबसे बड़ा आपका नंबर देखने को मिल जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक ऑल क्लियर। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। बात कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सम की बात हुई है एंड इसको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब ये रेशियो जो है ना अपने आप में फ्रैक्शंस में दी हुई है। मतलब जैसे एक को मिला है 1/2, एक को मिला है 3/4 और एक को मिला है 5/6। ये तीन लोगों के अंदर x, y और z को इस रेशियो में यहाँ पे पैसा इस तरह से डिवाइडेड है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि मैक्सिमम किसको मिला, मिनिमम किसको मिला, उनके बीच में कितना अंतर है, वो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया था ना कि हम एक चीज कर सकते हैं फ्रैक्शंस के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर, बिल्कुल पॉसिबल है। हमने एलसीएम का टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल, अगर आपको पता है कि एलसीएम हम इन तीनों का निकाल सकते हैं, किसका, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं। 2 4 6 का एलसीएम क्या आएगा, आपका 2 4 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या उसका रेशियो के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रेशियो के अंदर जब आप सारे नंबर्स को सेम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आपका ओवरऑल इंपैक्ट आपकी रेशियोज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इस नंबर को अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम व्हाट, 12 इंटू 1/2, ये बन जाएगा 6। दिस विल बिकम व्हाट, 3/4 इंटू 12, ये बन जाएगा आपका 9।
ये बन जाएगा, जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपका बन जाएगा 10। तो दरअसल में ना ये जो देखने में इतनी बड़ी सी वैल्यूज लग रही थी, बड़ी खतरनाक वैल्यू लग रही थी, उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब इनके साथ हमें खेलना आता है। आप बोलोगे सर ये है मिनिमम वाला शेयर और ये है आपका मैक्सिमम वाला शेयर, है कि नहीं? क्योंकि 6, 9 और 10 में सबसे छोटा कौन है? 6, और मैक्सिमम कितना है? 10। तो बस करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इन तीनों को पैसा मिला है, इस रेशो में मिला है, एंड कितना मिला है टोटल? 2500। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या वो 2500 के इक्वल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यानी कि अगर x को मिला है पैसा 6x, y को मिला है 9x, z को मिला है 10x, ठीक है, x ले लो या a ले लो, वॉटएवर, ये वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसकी वैल्यू आएगी 2500 के इक्वलेंट। 10 + 9 19 + 6 25, तो 25x की वैल्यू आई आपकी 2500, एंड यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 100। तो एक्चुअल में क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए ये पर्सन, पहले वाले पर्सन को कितना पैसा मिला होगा, वो मिला होगा 600, दूसरे वाले पर्सन को मिला होगा 900, तीसरे वाले पर्सन को मिला होगा 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ना 100 से। अब उसने हमसे ये नहीं पूछा कि किसको कितना मिला है, उसने पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर कितना है। कितना अंतर है? इसको 600 मिल रहा है मिनिमम, मैक्सिमम मिल रहा है 1000, तो अंतर कितना आया? आपका डिफरेंस आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 400 विल बी द राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, राइट। अब एक दो चीजें आप और नोटिस करो। लेक्चर्स की स्टार्टिंग में ना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1.4, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं आपके 14/10 के अंदर। 0.7 है, इसको भी मैं 7/10 लिख सकता हूं। इस तरह से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। पर कई बार बच्चों को कंफ्यूजन पता कहां पे आती है कि सर ये वाली जो फॉर्म है, इसको पता क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा ये टर्मिनेट नहीं हो रही। आप नोटिस करोगे क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं, इसको बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। पर आप जानते हो कि सर ये रिपीट जरूर हो रही है ना? इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला? क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, ये डॉट 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 ये चलता ही जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। पर क्योंकि ये 272727 रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, वहां से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, हम बात करें लेट्स से 0.66, इस तरह से ये एक नंबर चलता ही जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो कुछ नहीं करना। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x = 0.6 बार। बार का मतलब क्या होता है? वो चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया x = 0.6 बार। अब क्या कर सकता हूं, यहां पर ना मुझे जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो एक तो डेसिमल के जस्ट इधर है, इसको डेसिमल के इधर लेकर आना है। वो कैसे आएगा? आप बोलोगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होती है, चीजें आपकी डेसिमल के इधर आ जाती हैं, तो 10x की वैल्यू आ जाएगी ये 6.6 बार। सही बात है। अगर आप इसको ओपन अप करके लिखना चाहते हो तो बेसिकली x की वैल्यू क्या थी? 0.666 कंटिन्यूड थी, और 10x की वैल्यू क्या थी? 6.666 इस तरह से कंटिन्यूड थी, है ना? यही वैल्यू थी। अब एक काम करो, आप इसमें से माइनस कर दो, आप इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये क्या बना? 10x - x, तो इस साइड आएगा 9x। अब नोटिस करना, ये पीछे वाली वैल्यू तो सेम है, ये जो 666 इतनी तरह रिपीट हो रहा है, ये तो वैल्यू सेम है, ये तो कट जाएगा। तो 6 में से आपको 0 माइनस करना है। 6 - 0 बना आपका 6 ही बन गया, तो x की वैल्यू बन गई 6/9, जिसको हम बोलते हैं 2/3। क्या ये बात अंडरस्टैंड हुई? इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है, अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ये जो आपके सामने क्वेश्चन मेंशन्ड है ना, यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर पहली बात आप नोटिस करो, रिपीट हो क्या रहा है? आप बोलोगे सर रिपीट हो रहा है 2727, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x की वैल्यू 1.27 बार है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर रिपीट दोनों हो रहे हैं, 27272727 इस तरह से। अब करना क्या था, क्या ये डेसिमल के बिल्कुल इधर है? हाँ बिल्कुल इधर है। अब इस नंबर को हमें डेसिमल के इधर उठा के लेके आना है। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? फिर बच्चा बोलेगा सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट इधर आएगी, पर यहां पे रिपीट क्या हो रहा है? दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं,
तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 10 से नहीं, हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि दोनों के दोनों डिजिट्स यहाँ पे इधर आ पाए डेसिमल के। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x की वैल्यू क्या बनी, 100x की वैल्यू बनी आपका 127.27 बार। ओपन अप करके देखना चाहते हो, ये कुछ ऐसा है 1.272727, ये चलता ही जा रहा है। एंड जब मैंने 100x किया तो इसकी वैल्यू बनी 127.272727, इस तरह से चलता ही जा रहा है। अब नोटिस करो, पीछे वाली डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है, वो कट जाएंगी। अब माइनस कर दो, 100x माइनस x, ये बना 99x, और पीछे वाला तो कट गया, 127 माइनस 1 बना 126, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये बनी 126/99। इसको आप 11 से काट भी सकते हो, ये बन जाएगा आपका 14 अपॉन आपका 9, सॉरी आपका 9 से कटेगा, सॉरी 9 से आप इसको काट लो, 14 इंटू 9 इज 126 एंड 9 इंटू 11 इज 99, तो 14 अपॉन 11 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप यहां पे कर सकते हो। एक मैं आप लोगों को क्या करना चाहता हूं, एक आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूं। यस, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसको क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे एंड नीचे कमेंट से मुझे इसका आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसमें इसका आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस भी आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। यस, एक दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग और अटेम्प्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना ऐसे क्वेश्चन करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। राइट, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। यहां पर कह रहा है कि एक क्लास है जहां पर आपको 18 वेरी टॉल बॉयज देखने को मिलते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3/4 ऑफ द बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब पता है कंफ्यूजन कहां पे आ जाती है, जब इतने सारे वेरिएबल्स आ गया, बॉयज, वेरी टॉल बॉयज, राइट, गर्ल्स, इस तरह से जब हमें आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो जो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें बस वो समझते हुए चलना है। जैसे क्या लिखा है उसने क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है वेरी टॉल बॉयज, वो कितने हैं, टोटल 18। साथ ही साथ उसने मेंशन कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 3/4 ऑफ बॉयज क्या है, यानी कि टोटल बॉयज का 3/4 क्या है, वो है वेरी टॉल बॉयज। तो ये नंबर बन गया आपका 18। तो बॉयज की वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉयज यहां पे आ जाएंगे 3/4 ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 18। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये कट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ बॉयज आपके आ जाएंगे 24। ठीक है, 4 6 24। ठीक है, तो क्या उसने यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर, नहीं, उसने उल्टा पूछा, उसने पूछा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। उसके लिए क्या करना होगा, जो बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन के अंदर, हमें उसका यूज करना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो है कि जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 2/3 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास के। क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो 2/3 है वो आपका टोटल नंबर ऑफ बॉयज है। तो बेसिकली 24 क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज, ये किसके इक्विवेलेंट है, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। और इससे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल सकता है, आंसर इज यस, बिल्कुल मिल सकता है। 24 इंटू 3 72/2, दैट बिकम्स 36। तो टोटल स्टूडेंट्स है 36, टोटल बॉयज है 24, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, दोनों को माइनस कर दो, 36 माइनस 24 बना आपका 12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 12 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 आप लिख सकते हो। प्लीज कमेंट में आप डेफिनेटली बताना कि सेकंड क्वेश्चन का आपका क्या होमवर्क आया। राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब इस क्वेश्चन को समझना, काफी आसान क्वेश्चन है। कई बच्चे ना यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज लिखी होती हैं, इतने सारे फ्रैक्शंस लिखे होते हैं, उसी को देख के डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया हुआ है। पर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान है। यहाँ पर पता क्या कह रहा है कि देयर इज अ पॉलिसी, किस चीज की पॉलिसी है कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस टू सम अदर प्लेस। हर साल क्या होता है ना, जो भी पॉपुलेशन होती है उसका 1/3 पॉपुलेशन कहीं पे माइग्रेट कर जाती है। क्या बोला, कुछ भी पॉपुलेशन थी, मान लो एक्स पॉपुलेशन थी, तो उस एक्स में से 1/3 यानी कि x/3 क्या कर जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी, कहीं और चली जाएगी। चलो ठीक है, what is the leftover population of that community after the 6th year if there is no further growth in the population during the period। यानी कि और कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बस हो क्या रहा है, जो भी पॉपुलेशन थी ना उसमें से 1/3 पॉपुलेशन बाहर चली जाती है। बस इतना ही क्वेश्चन था, समझो इस बात को। अगर पॉपुलेशन p है हमारे पास, और मैंने क्या कहा, हर साल उसका 1/3 मतलब p/3 ये बाहर चली जाती है,
तो मुझे बताओ बाकी कितनी बची। आप बोलोगे सर पी थी, p/3 माइग्रेट कर गई, तो बाकी बची हुई कितनी हुई, 2p/3। क्या ये बात से सहमत हो? टोटल पॉपुलेशन माइनस जितनी माइग्रेट कर गई, माइग्रेट मतलब बाहर चली गई, तो बची कितनी हुई, 2p/3। ये पहले साल के बाद हालात ये हुआ कि पॉपुलेशन बची 2p/3। अब अगले साल की स्टार्टिंग में क्या होगा, 2p/3 पॉपुलेशन होगी, डेफिनेटली पॉपुलेशन इतनी होगी, इतनी पॉपुलेशन 1/3 इसका फिर से माइग्रेट कर जाएगी, तो बाकी बची कितनी होगी, बाकी बच जाएगी 2/3। समझ पा रहे हो? अगर जो भी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में होती है उसका 1/3 हर साल माइग्रेट करती जा रही है, तो बाकी बचेगी कितनी, 2/3 बचेगी। तो यानी कि पहले साल में बची 2/3, दूसरे साल में बची 2/3 इंटू 2/3, तीसरे साल कितनी बचेगी, फिर से इसका 2/3, फिर से अगले साल फिर से इसका 2/3। ऐसे करते करते जब वो 6 साल का पूछ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि लेफ्ट आउट पॉपुलेशन कितनी होगी, 2/3 का पावर 6। पहले साल में पूछता तो 2/3 का पावर 1, दूसरे साल के एंड में पूछता 2/3 की पावर 2, छठे साल के एंड में पूछा हुआ है तो 2/3 की पावर 6 बचेगी, राइट। एंड इसका आप वैल्यू निकाल लो, 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64, 3 की पावर 6 कितना होता है, वो होता है आपका 729। तो कितनी बच जाएगी, इतनी बच जाएगी आपकी 64/729 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बस इतनी वैल्यू आपके निकालनी थी। पढ़ने में टफ लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, पर आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि भाई अगर 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है तो बच कितनी जाएगी आपकी 2/3, एंड हर साल इसी रेशो में चेंज हो रही है, तो छठे साल के एंड में कितनी चेंज होगी वो हमने यहाँ पे आंसर कर दिया। आसान था, समझने की देर थी, एक बार समझ लिया तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क दे चुका हूं, ये आपका आज का थर्ड होमवर्क रहेगा। आसान है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मुश्किल होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को भी करना। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दिए हैं, इन तीनों का क्वेश्चन आप अपने एंड पे सॉल्व करोगे एंड मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन था बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।